चलो भाई बस। साउथ के भी बच्चे हैं क्या इसमें? सर क्या पता सर। वरुण वरुण ना सर, बच्चा लग रहा है मेरे को। वरुण, हाँ हाँ सर, अब तो है। पर आया नहीं वो, आज काफी टाइम हो गया उसको। नहीं आ नहीं रहा सर, बहुत दिन हो गए सर उसे आए। क्या पता सर। चलिए जी, क्या किया आप लोगों ने टेस्ट में, अभी पता चल जाएगा। सर मैंने इस बार दिया नहीं था, मैं घर से बाहर था थोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या था टेस्ट में कि water falls down from a height of 60 meter at the rate of 15 kilogram per second. 60 meter at a rate of 15 kilogram per second. ऑप्शन नंबर सी बता दे पहले से ही, ठीक है, अच्छी बात है। द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। टरबाइन कितना पावर जनरेट कर रहा है ये आपको बताना है। 60 की हाइट से 15 के रेट से गिराया जा रहा है तो, और 10% का लॉस है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको बताया जाए कि पानी ऊपर से गिर रहा है कितनी हाइट से, भाई 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है। यहाँ पे टरबाइन वर्बाइन लगा देते हैं जिसकी वजह से पावर जनरेट होती है, लेकिन चूंकि ये मशीन्स हैं, मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है, उनके बीच कुछ ना कुछ लॉस होता है, ट्रांसमिशन लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है, कुछ ना कुछ तो लॉस होता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% लॉस दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये पानी इस टरबाइन को पावर दे कितना रहा है हमें ये पता करना है। हमको डीएम बाई डी टी दे रखा है, किस रेट से मास गिर रहा है इस टरबाइन के ऊपर, एंड दैट इज 15 किलोग्राम पर सेकंड के रेट से गिर रहा है। और जो हाइट दे रखी है वो हमको दे रखी है भाई 60 मीटर की हाइट दे रखी है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया है, जी की वैल्यू 10 बोला गया है। अब आपको पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स थे, पावर के फॉर्मेट थे, इस फॉर्मेट में भी इस फॉर्मेट में। उनमें से एक फॉर्मेट था आपका mgh/t, या आप कह सकते हो ddt ऑफ वर्क डन, और वर्क डन या एनर्जी, और डीडीटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का रूल है यहाँ पर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है भाई, mgh हमने रख दिया। g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। h हाइट ऑफ द वाटर चेंज होने वाली नहीं है, उसी हाइट से गिरेगा। g चेंज होने वाला नहीं है, उसी जी रहेगा, ये अंदर हो जाएगा डीएम बाई डी टी। हमको डीएम बाई डी टी दे रखा है रेट, इसका पानी के गिरने का रेट 15 दे रखा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं पावर की, तो पावर की वैल्यूज पुट करूंगा जी 10 h 6 माइक ऑफ करो, और डी माइक ऑफ करो। कैसे होगा माइक? गुड इवनिंग। चलो ठीक, माइक ऑफ कर लो भाई। अब यहाँ पे बात करें, और डीएम बाई डी टी हमको कितने दे रखा था, 15 दे रखा था। तो भाई 15 6 90 हो जाएगा, ये वाला जीरो लग जाएगा। 9000 वाट का पावर जनरेट होगा यहाँ पर इस टरबाइन पर। पानी जो पावर दे रहा है उसको 9000 वाट का दे रहा है। अच्छा जी, अब 10% लॉस अगर हो जाएगा तो 10% लॉस होने के बाद कितना परसेंट यहाँ पहुंचेगा, क्या बोलते हैं, कह सकते हो 90%। हाँ, क्या जो बैटरीज होंगी, सेल होंगी, या ट्रांसफार्मर होगा, वहां पे कितना परसेंट पहुंचेगा भाई? जाहिर सी बात है 90% जो है वो पहुंचेगा लॉस होने के बाद। तो 90% ऑफ इनपुट पावर की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू कितनी है भाई, 9000
ठीक है, 90% पहुंचेगा तो इंटू 90/100 कैंसिल 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 कैंसिल, 9 9 से कितना हो जाएगा 8100 वाट। ये वो पावर होगा, आउटपुट पावर, जो वहां पर पहुंचेगा, जो स्टोरेज सेल्स के पास पहुंचेगा, या सेल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, जैसे भी डायरेक्ट ट्रांसमिट करें। तो अगर 81,000 वाट को अगर मैं किलोवाट में लिखूंगा तो ये 8.1 किलोवाट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। करेक्ट है बात? सभी को समझ में आई? सभी ने कर लिया? सर ऑप्शन सी होगा ना? अरे सॉरी, गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक पार्टिकल है जिस पर एक फोर्स की फील्ड लगाई जा रही है, यानी कि फोर्स वेरिएबल दिया गया है y² i कैप माइनस x² j कैप, और ये स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और पहुंचता है पॉइंट सी तक। चाहे तो पाथ ABC लेता है वो, और चाहे तो पाथ ADC लेता है। इन दोनों केस में लेट द वर्क डन अलोंग द, दोनों केस में वर्क डन जो है वो W1 W2 है। तो आपको W1 W2 यानी दोनों वर्क डन बताना होगा। क्या होगा भाई? वर्क डन दे, फोर्स दे रखा है y² i कैप माइनस x² j कैप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और दे रखा है y² i कैप माइनस x² j कैप। ये दे, ये कांस्टेंट फोर्स का मामला है कि ये वेरिएबल फोर्स का मामला है? आप बताएंगे। वेरिएबल फोर्स का मामला है, जिसमें ए पाथ से सी पाथ तक जाया जा रहा है, ए पाथ से सी पाथ तक जाया जा रहा है, आइदर यूजिंग ABC और आइदर यूजिंग ADC। ये दोनों का यूज करने में से किसी एक का यूज करके किया जा रहा है। अच्छा जी, और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 ऐसे दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के 0,0, इस पॉइंट के 1,0, इस पॉइंट के 1,1 और इस पॉइंट के 0,1। ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन, जो छोटा सा वर्क डन होता है, वो मैंने क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ F dx बताया था। करेक्ट, यही बताया था ना। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तब वर्क डन कैसे निकालते हैं? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। सारे के सारे, अगर मैं बात कर रहा हूँ ABC पाथ के लिए, तब की बात कर रहा हूँ कि वो A से B पाथ किया और B से C पाथ किया, तब के लिए हमने बात की। और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तब कैसे निकालते हैं? तब तो डायरेक्ट निकाल देते हैं बेटा, कैसे? FS cos थीटा, तब तो डायरेक्ट ऐसे FS cos थीटा निकाल लेते हैं आसानी। लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स है नहीं, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स के लिए छोटे छोटे वर्क डन का, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, छोटे 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 वर्क डन, सारे वर्क डन का अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो सारे वर्क डन का जो एडिशन हो जाएगा टोटल वर्क डन W के बराबर होगा। लेकिन F dx की बात करूं तो मैं यहाँ A to C पाथ जा रहा हूँ। A to C पाथ जाने का 2 पार्ट है, 2 हिस्सा है, कि वो पहले A से B जा रहा है और फिर B to C जा रहा है। यानी कि पहले A से B पाथ तक गया, उसका वर्क डन निकालेंगे, प्लस दोबारा कहाँ से कहाँ गया? B से C पाथ तक गया, उसका वर्क डन निकालेंगे। तब हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा जी बेटा, चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं ध्यान दूं कि A से B पाथ में जो y कंपोनेंट है 0 है, यहाँ पे भी y कंपोनेंट 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर मूव कर रहा है। ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला। AB पाथ में AB लाइन कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। y 0 रहता है। तो AB पाथ की बात करूं मैं, A to B पाथ की बात करूं, तो फोर्स की वैल्यू डाल देता हूं, दैट इज y² i कैप माइनस x² j कैप। लेकिन मैंने बोला AB पाथ में y पॉइंट क्या है? 0 है। शुरू से लेकर लास्ट तक, कहां से कहां तक? हमेशा 0। करेक्ट है बात? अच्छा जी, तो AB पाथ में y पॉइंट 0 है, तो यहाँ पे मैंने y² ना लिख करके 0² लिख दूंगा। और चूंकि 0² क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो y² i कैप था, और अगर मैं इसको नेक्स्ट टर्म में बात करूंगा, A to B की बात करूंगा नेक्स्ट टर्म में, तो A to B पाथ में ये क्या हो जाएगा आपका? 0 का स्क्वायर i कैप और x का स्क्वायर j कैप, और फोर्स के साथ छोटा सा dx लगा होता है। लेकिन dx किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे A से B में जो dx हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? आई कैप की डायरेक्शन में, y j कैप की डायरेक्शन में, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, माइनस j कैप किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा? हाँ, आई कैप में डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ dx आई कैप लगा दूंगा और dx आई कैप यहाँ पे भी लगा दूंगा। अच्छा जी, ठीक है, बात सही है।
अब ये तो 0 हो गया। अब ये जे कैप और आई कैप, जे कैप और आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये एफ डॉट डी एक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका किसका, ये डॉट प्रोडक्ट होगा ए से, ओह एक मिनट बेटा, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट होगा माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, तो माइनस एक्स स्क्वायर ए से बी तक अगर मैं यहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ और अगर मैं इसको डॉट कराऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जे डॉट आई, और आपको पता होगा कि जे डॉट आई का मतलब क्या होगा, जे डॉट आई का मतलब क्या हो जाता है, क्या वैल्यू हो जाती है जे डॉट आई की, कोई बताएगा? 0 हो जाती है। आई डॉट जे या चाहे डे डॉट आई हो तो 0 हो जाता है। जे डॉट के की भी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जे डॉट आई की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 डॉट आई, हाँ, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाती है, के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाती है। किसी को नहीं पता हो कैसा होता हो, कैसे होता है तो पूछ ले। तो यहाँ पे जे डॉट जे हो जाएगा माइनस ए से लेके बी तक एक्स स्क्वायर जे डॉट जे, ये वाला चीज भी क्या हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं बी टू सी पाथ की, ठीक है, ये ए टू बी पाथ के लिए हमने बात किया वर्क डन। अब हम बात करेंगे बी टू सी पाथ की। बी टू सी पाथ के बारे में अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो आप ध्यान से देखो कि बी टू सी पाथ में एक्स वाला पॉइंट 1 है और यहाँ पे भी एक्स वाला पॉइंट 1 है, और पूरी जर्नी में ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, और पूरी जर्नी में इसका एक्स पॉइंट यहाँ पे भी 1, 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 पूरी बी टू सी पाथ में पूरी की पूरी जर्नी में जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स पॉइंट है, वो कितना है, 1 है, क्योंकि वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ना हॉरिजॉन्टली दाएं जा रहा है ना हॉरिजॉन्टली बाएं जा रहा है, उसी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक्स इसका बढ़ ही नहीं रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, फिक्स है। करेक्ट है बात? यस सर मैं तो पूछूंगी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन था वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है भैया, वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप था, लेकिन ये बी टू सी पाथ के लिए था, और dx जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने बताया कि इस बी टू सी पाथ में इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स पॉइंट है, वो पूरी जर्नी में 1 है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हम उसकी वैल्यू रख देंगे बी टू सी पाथ में। वाई स्क्वायर आई कैप तो ठीक है मामला, लेकिन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, एक्स तो हमारा 1 है। करेक्ट है बात? 1 स्क्वायर जे कैप dx जे कैप, करेक्ट? यहाँ तक बात समझ में नहीं आई क्या? हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नो सर। सर एक बार रिपीट कर देते हैं। बेटा देखिए, बी टू सी पाथ में हमने क्या किया, वर्कडन का फॉर्मूला लिखा, वाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का रिलेशन दे रखा था वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप और dx जे कैप। लेकिन बी टू सी पाथ में हम देख रहे हैं कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इस बी टू सी पाथ में एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, पूरी जर्नी में चेंज ही नहीं हो रहा, हर जगह पे 1 है, 1 है, 1 है। तो हम यहाँ पर उसका वैल्यू डाल सकते हैं, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 मैंने डाल दिया, और वो चेंज नहीं हुआ। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन इसका हो ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, जो भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट है वो उतना ही है। तो इस वजह से उसका जो एग्जैक्ट 1 पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट को हमने डाल दिया, उसका जो पूरी जर्नी में चेंज नहीं हुआ। फोर्स की वैल्यू दे रखी है क्या क्वेश्चन में? फोर्स का इक्वेशन दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी है। ये सर यहाँ पे ये डी एक्स जेड, मतलब जेड बोल रहा हूँ, जे आ गया, लेकिन पीछे तो डी एक्स आई है। हाँ, क्यों आई है, क्योंकि ये किसके लिए निकाला था मैंने, ए से बी के निकाला था। तो जब ए से बी में मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, आई कैप में, जे कैप में, माइनस आई कैप में, माइनस जी कैप में, आई कैप।
उसी तरीके से यहाँ पर बी से सी के लिए बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? प्लस जे कैप। प्लस जे कैप, तो वही तो लिखा हूं मैं। और x की वैल्यू जब हम बात कर रहे हैं बी टू सी तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, 1 है, तो x की वैल्यू हमने डाल दिया 1 स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। अब मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर आई कैप और ये dx j कैप माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 j कैप और ये dx j कैप। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि आई कैप और j कैप का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई कैप j कैप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 0 जीरो। आई और जे का 0 है, तो ये पार्ट खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? ये माइनस बचा, ये जे कैप मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, dx बचा। अच्छा, जो यहाँ पर मोशन हो रहा है हम देखेंगे ये क्या, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है भैया? y वाला x कोऑर्डिनेट b से c तक की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, शुरू से लेके लास्ट तक है, तो वो तो हमने वैल्यू रख दी, उसकी बात नहीं। चेंज क्या हो रहा है? उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? शुरू में 0 था और लास्ट में क्या था उसका y कोऑर्डिनेट? 1। तो उसकी लोअर लिमिट y कोऑर्डिनेट को डाल देंगे, 0 था डिस्प्लेसमेंट और फिर 1 था डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट बात? Yes, sir. एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है तो हमने डायरेक्ट डाल दिया वैल्यू। जो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 लिमिट 1, वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 फाइनल कैलकुलेट होके -1 जूल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप लोग करोगे, लेकिन किस चीज के लिए करोगे? ADC पाथ के लिए करोगे। अब वर्क डन निकालेंगे ADC पाथ के लिए, तो जो वर्क डन होता है, छोटा सा वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ सर। f होता है। हाँ सर, मतलब जो फाइनल पोजीशन है वो तो सेम है, तो एनर्जी मतलब वर्क डन सेम नहीं होगा दोनों का? हाँ, वेरी गुड, वर्क डन सेम होगा, तो इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी तो गुड, वही बहुत तो अच्छा। सर, ये सी ऑप्शन। हाँ, लेकिन अब कोई कह दे कि सर ने इसको भी निकाल के दिखाइए, तो मुझे तो करना पड़ता है ना। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई चाहे सर कैसे सेम होगा सर? बेटा देखो, इनिशियल पोजीशन ए पे थी, फाइनल पोजीशन सी पे थी, तो चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे घूम घाम करके ऐसे आओ, चाहे इधर घूम घाम के ऐसे आओ, उसको मतलब ही नहीं पड़ता है कि किस रास्ते से आ रहे हैं। उसको मतलब पड़ रहा था कि शुरू में ए पे थे, लास्ट में सी पे पहुंचे हो, तो ए से सी तक जो भी वर्क डन होगा वो किसी भी रास्ते को ले लो, चाहे इस फर्स्ट वाले रास्ते को ले लो, चाहे सेकंड वाले रास्ते को ले लो, चाहे थर्ड वाले रास्ते को ले लो, चाहे फोर्थ वाले रास्ते, किसी भी रास्ते को ले लो, हर रास्ते में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। चाहे पहले रास्ते में बात करूं, चाहे दूसरे रास्ते में बात करूं, चाहे तीसरे रास्ते में बात करूं, चाहे चौथे, किसी भी रास्ते पे मैं बात करूं, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन सी, इस वजह से चारों रास्ते में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट लगा लिया। हरी बात समझ में? करना चाहो कैलकुलेट तो कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो कैलकुलेट ADC कर सकते हो कि भैया A से D तक गया, फिर D से C तक गया, ठीक है। वर्क डन अब हम रख देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला y स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे, और उसके बाद dx। A से D तक कौन सा कैप होगा? आई कैप होगा, जे कैप हो, क्या होगा? A से D तक कौन सा कैप होगा? सर ये जे। कैप सर। जे कैप रख दो, ठीक है। ये A से D के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब dx जे कैप, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, dx जे कैप। अच्छा, जब ये dx इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट? बात सही है? यस सर। तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये वाला जे कैप मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें 0 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, ये माइनस हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये जे कैप 1 हो गया, dx एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। लेकिन A से D तक की बात करूं मैं, तो A से D तक में देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है और x कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है। पूरी जर्नी में x कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन कर रहा है। पूरी जर्नी में x शुरू से लेकर के लास्ट तक 0 है, करेक्ट? यस सर।
हाँ, शुरू से लेके लास्ट तक 0, तो हमने डाल दिया 0। तो अब इसमें अगर मैं डाल देता हूँ 0, तो माइनस 0 स्क्वायर dx, तो ये तो 0 हो गया, 0 जूल हो गया। आज समझ में आए? Yes, sir. यस सर। डी से सी तक की बात करते हैं, डी से सी तक की बात करते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टू सी, फोर्स वही सेम चीज, वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, और डी से सी तक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस आई कैप सर। आई कैप। तो dx आई कैप रखेंगे। अब देखो dx आई कैप जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0. 0, और यहाँ आई कैप मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1. तो ये वाई स्क्वायर 1 आई कैप मल्टीप्लाई होके 1 हो गया और dx हो गया। अच्छा जी, डी से सी में अगर मैं बात करूं, तो डी से सी में बात करूं बेटा, तो y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे भी है, y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे भी है, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। पूरे हॉरिजॉन्टल मोशन में जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जर्नी में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं है, y कांस्टेंट है। कितना है y यहाँ से यहाँ तक, डी से सी तक 1. 1 ठीक है बेटा, हमने डाल दिया। तो वाई स्क्वायर की जगह 1 dx। अच्छा, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सर x वाला चेंज हो रहा है। शुरू में x 0 था, लास्ट में x 1 था, इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे शुरू में इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट 1 डाल दिया। अच्छा जी, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या, ds लिखना चाहिए था एक्चुअली मुझे, लेकिन चलो ठीक है, मैं ds कर दे रहा हूँ ताकि डिस्प्लेसमेंट है ना, कंफ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, समझ तो जाओगे तुम लोग, बोल तो दिया। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि y भी x पहले से है ना, इस वजह से x हो जाएगा। तो 0 से 1 हो गया। अच्छा, ये माइनस बेटा बचा हुआ था यहाँ पर, तो मैं माइनस की बात करूं, 1 मिनट, डी से सी तक की बात हमारी हुई थी ना, ए से डी तक की बात हुई थी और फिर डी से सी तक की बात हुई थी। तो वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, ठीक है। ओहो, ये हमारा y कॉम्पोनेंट है ना, तो y हमारा चेंज नहीं हो रहा था, कहाँ से कहाँ तक का था, 1 तक। अच्छा जी, और x हमारा चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक का चेंज हो रहा है x हमारा, 0 से 1 0 to 1. 1 मिनट देख ले दो मुझे, y कॉम्पोनेंट 1 है और x 0 to 1 चेंज हो रहा है, y कॉम्पोनेंट 1 है और x 0 to 1 चेंज हो रहा है। हम्म अच्छा जी, 1 कॉमा, ये क्या हो जाएगा फिर, वैल्यू पुट रखने पर, वैल्यू पुट करने पर हमारा 1 माइनस 0 तो हो बनी जाएगा। हाँ, अब 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें आंसर सही में सही बोला आप लोगों ने, निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था मामला, ठीक किया तुमने, एक चीज तो मेरे दिमाग से उतर गया था, क्या है भैया, सेकंड वाले में वर्कडन 1 आ रहा है और फर्स्ट वाले में वर्कडन कितना आया था बेटा हमारा, एबीसी में वर्कडन कितना आ रहा था टोटल, -1 -1 प्लस 1 आ गया। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पर, कि जो फोर्स है यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, और जो आपको जो बात बताई जाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स में बताई जाती है, कि अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, एक चीज तुम्हें दिमाग से रखियो, कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों को पढ़ाया था क्या, मैंने कि B3 में पढ़ाया था, आप लोग को नहीं पढ़ाया था। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप कभी भी वर्क डन करोगे तो अलग अलग पाथ पर कोई भी पाथ ले लोगे तो वर्क डन सेम होगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे बात करोगे तो अलग अलग पाथ पर वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बहुत अच्छे समझाता कि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, यहाँ पर ध्यान दो, अच्छा ध्यान दिया, मैं देखो मेरा दिमाग काम नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं, मेरे पास ये एक दिख रहा है, ये अगर ये अगर ये एक ब्लॉक है और मैं इसको ऐसे लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसको ऐसे लेकर के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ और होगा, और अगर मैं इसको ऐसे पहले आगे ला रहा हूँ, फिर लेफ्ट में ला रहा हूँ, फिर पीछे वापस ला रहा हूँ, तो इस केस में जो वर्क डन करेगा फ्रिक्शन वो कुछ और ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है बेटा वो पाथ पर डिपेंड
करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करोगे तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर डिपेंड, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो उसके जरिए किया गया। सर एक बार कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बिल्कुल बताओ। बता दे रहे बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स आपके कौन से फोर्स हो गए कि अगर मैं बात करूं, तुम लोग को तो शायद समझाया था मैंने, किसको समझाया था? कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक वो है, एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं ग्राउंड से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने इसमें वर्क डन किया, किसके अगेंस्ट वर्क डन किया? इसके ऊपर लग रहा था ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर के मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाके जब मैं वर्क डन करूंगा तो इसके अंदर हो गई एनर्जी स्टोर्ड। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब जैसे ही मैं इसको लूज करूंगा, जैसे ही मैं इसको लूज करूंगा, जैसे ही मैं इसको लूज करूंगा, वो पोटेंशियल एनर्जी अपना कमाल दिखाएगी और मोशन करना शुरू कर देगी। उसी तरीके से अगर मान लो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है तो ये वायर, लेकिन मान लो स्प्रिंग है, मैंने इस वायर को राइट साइड में खींचूंगा। अगर मैं इस वायर को राइट साइड में खींचूंगा तो मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स विच इज स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में जाकर के मैंने वर्क डन किया। अब जब मैं इसको खींचा हुआ हूं तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया है मैंने, तो अब इसके अंदर हो गई एक एनर्जी स्टोर्ड। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई बेटा? इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं अपना हाथ को रिलीज करूंगा, ये अपना कमाल दिखाएगा और ये मोशन करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी पे बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट? किसके अपोज? फ्रिक्शनल फोर्स के अपोज में वर्क डन कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोज वर्क डन कर रहा हूँ, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं हुई। जब एनर्जी स्टोर नहीं हुई तो अपना हाथ हटाऊंगा मैं, तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर अपने आप नहीं जाएगा। इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, अपना कमाल नहीं दिखाएगा, किसी भी तरीके का मोशन नहीं दिखाएगा। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करोगे तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई वैल्यू, कोई बात नहीं है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करोगे तो वो पाथ पे डिपेंड करता है कि किस रास्ते से लेकर के आ रहे हो। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले आ जा रहा हूँ तो मैं वर्क डन कर लेता हूँ, मान लो फ्रिक्शन के अगेंस्ट 10 जूल का वर्क डन कर लेता हूँ। और अगर मैं ऐसे राइट ला रहा हूँ, फिर लेफ्ट ला रहा हूँ, फिर वापस पीछे ला रहा हूँ, इस दूसरे रास्ते से होकर के आ रहा हूँ, तब इस केस में क्या होगा? वर्क डन ज्यादा होगा। मुझे लगता है वर्क डन करीब 20-25 20 जूल के अराउंड जो है वर्क डन इस केस में होगा। और अगर मैं इसके डायरेक्ट लेकर के जाऊंगा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा 10 जूल होगा, और मैं ऐसे 5 जूल, ऐसे फिर 10 जूल और ऐसे फिर 5 जूल, ये टोटल हम 20 जूल के का वर्क डन करेंगे। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ने यहाँ पे 20 जूल का वर्क डन किया। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या हो गया सर? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल बताना। अभी आपको सिर्फ दो ही कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा है आपका स्प्रिंग फोर्स, दैट इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। आगे 12th क्लास में और भी पढ़ोगे। सर कंजर्वेटिव फोर्स वही ना जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी? कंजर्वेटिव फोर्स वही जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रास्ते से लेकर के आओ, इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं तो वर्क डन सेम, वर्क डन सेम, वर्क डन सेम, हर केस में वर्क डन सेम रहेगा। लेकिन अगर एक और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन कौन से दो एग्जांपल हैं इसके दो एग्जांपल अभी हमने आपको बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक कंजर्वेटिव फोर्स, और एक दूसरा हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आई? सर क्या हो गया? क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा बेटा आदित्य? हाँ बेटा बोलो। तो W1, W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 1 हो जाएगी। ध्यान रखना, देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो तुम किसी ने बताया तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा -1, 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंजर्वेटिव नॉट, यहाँ पे जो फोर्स है वो नॉट कंजर्वेटिव है, ठीक है, इस वजह से। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार वो जहाँ पे आपने सॉल्व किया वो दिखाना सर। इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। चलो अभी दिखाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। करेक्ट बात है क्या ये?
ये सर हाँ, डायरेक्शन कुछ भी हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, पॉजिटिव डायरेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर करेगा, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर। तो माइनस रखो चाहे प्लस रखो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी वैल्यू, कोई भी बात नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है। दूसरा है इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। ये आपको हमने स्पेशली पढ़ाया भी था कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर केस में लगता है, तीनों केस में लगता है। कौन कौन से केस, एक था परफेक्टली इलास्टिक था, एक था परफेक्टली इन इलास्टिक था, और तीसरा कौन था बेटा, इन इलास्टिक केस। तीनों केस में, हाँ तीनों केस में आपका एक चीज तो लगता ही लगता है, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इधर भी लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इधर भी लगेगा कंजर्वेशन ऑफ। लेकिन पहले केस में क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है। टकराने से पहले टोटल एनर्जी, टकराने के बाद टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, कोई चेंज होता ही नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होती है, नॉट जीरो। और यहाँ पर भी इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा, नॉट जीरो। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि इन इलास्टिक कोलिजन में किसी भी तरीके का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, और इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो तीनों में लगता है। सारी बात समझ में? Why the work done is negative? Because the force is not conservative. ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया, नेगेटिव आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, तुम लोग को कम लग रहा है कि वर्क डन नेगेटिव नहीं होगा, चलो मैं आपसे बोलूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 3 न्यूटन है, -0.2 है, इसका मास 1 kg है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है 3 मीटर यहाँ, और ऐसे मूव कर रहा है 4 मीटर यहाँ, ठीक है, और अगर मैं इसको डायरेक्ट मूव कराता हूँ 5 मीटर यहाँ, तब आप बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। वर्क डन क्या होता है, सर ने बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे निकालो, इस बॉडी पर क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू आर। म्यू की वैल्यू, हाँ म्यू की वैल्यू क्या भैया, 0.2। आर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है, तो इस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक का वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 से 2 तक, 5 मीटर। 5 बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 3 3 सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपोजिट, तो नेगेटिव, cos 180 नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 जूल हो जाएगा। चलो 2 से 3 तक की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन तो वही लगेगा सेम, अपोजिट डायरेक्शन में, म्यू वही चीज, आर वही चीज, तो फ्रिक्शन तो वही सेम रहेगा ना, कि फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, आर वही है ना, आर नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगा ना, -8 न्यूटन। हाँ, तो फ्रिक्शन तो एग्जैक्टली वही कितना हो जाएगा 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट कितने का, 4, क्योंकि अपोजिट है दोनों तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8 जूल। ठीक है, इस पॉइंट से 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक जो टोटल वर्क डन हमने किया है, 1 से लेके 2 से लेके 3 तक टोटल वर्क डन कितना हो गया, -6 और -8 कितना हो गया बेटा, -14। अब 1 से लेके 3 तक की बात करते हैं। अब अगर बॉडी जो है डायरेक्ट ऐसे जाती, ठीक है, तो फ्रिक्शन तो ऐसे ही अपोजिट लगेगा, और फ्रिक्शन फिक्स तो हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के हमेशा नेगेटिव ही लगता है। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो वही, म्यू चेंज होने वाला नहीं है, वही सरफेस है, आर चेंज होने वाला नहीं है, वही बॉडी है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो एग्जैक्टली उतना ही हो जाएगा, कितना, 2 न्यूटन। हाँ 2 न्यूटन। 1 से लेके 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर। अपोजिट है तो 10 जूल, हाँ अपोजिट है तो नेगेटिव लग जाएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा, -10 जूल। तो तुम देख रहे हो कि
1 से 3 तक जाने का दो रास्ता है, एक 1 से होते हुए 2 से होते हुए 3 तक जाओगे तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो रहा है -14, और एक 1 से डायरेक्ट 3 पर जा रहे हो तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो रहा है -10 जूल। क्यों? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। नहीं, अगर कंजर्वेटिव लिखा हो बेटा तो ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स कभी दिया हो तो आप चेक कर लो, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हो तो चेक करने की जरूरत नहीं, कंजर्वेटिव। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो आप चेक कर लो। मोस्ट ऑफ द केसेस इन जनरल लाइफ में क्या होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर कंजर्वेटिव फोर्स दिया जाता है। तो आपको आइडिया लगाना ये होगा कि वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है तो चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग फोर्स दिया तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन फोर्स दिया है तो भैया ये तो नॉन कंजर्वेटिव है ऑलरेडी। यही 4-5 ऑप्शन से बात रहेगी, उसी में आपको खुद से दिमाग लगा के करना। चलो, बात क्लियर हुई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 3 है, इफ 2 प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुवर्ड्स ईच अदर तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। हाँ, जब दो प्रोटॉन्स आपस में लाते हैं तो वो दो प्रोटॉन क्या करते हैं ना बेटा, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जब मैं दो प्रोटॉन्स को साथ मिलाऊंगा और फिर जैसे मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या वो वहीं की वहीं रहेंगे कि वो अपना कमाल दिखाएंगे, मोशन करने लगेंगे? मोशन करेंगे सर, मोशन करेंगे। मोशन करने का मतलब, जैसे ही मैंने हाथ हटाया, मोशन करने का मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल स्टोर हो गई थी। तो यही चीज बता रहा है कि जब दो प्रोटॉन को आप साथ लाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। और वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे वो दोनों प्रोटॉन उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मोशन कर जाएंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक ये जो ब्लॉक है इसको मैं जमीन से उठा रहा हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब मैं जैसे ही अपना हाथ हटाऊंगा फौरन ये अपना कमाल दिखाएगा, फौरन ये किसमें बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी धीरे फौरन किसमें बदलना शुरू हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी, मोशन करना शुरू। ऑप्शन नंबर 4 है कि अ बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। एक बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं हो सकती है अगर उसके अंदर मोमेंटम नहीं है। ये क्यों गलत बताया ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कि ऑप्शन नंबर डी, बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं है तो एनर्जी नहीं है। ट्रू बात है, इनकरेक्ट बात है? क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। अरे बेटा, ऑप्शन नंबर डी सामने लिखा हुआ है, अ बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। क्या मतलब कि अगर मैं इसमें बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे इस ब्लॉक को रखा हूं बेटा, तुम ये बताओ मुझे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, अगर ये बताओ तुम लोग कि अगर मैं ऐसे बॉडी को रखा हूं तो क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है अभी? नो सर। वेलोसिटी नहीं है तो कोई काइनेटिक एनर्जी है अभी इसकी? नो सर। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी है अभी इसकी? यस सर। हाँ, तो इसका मोमेंटम तो जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। तो ऐसा गलत लिखा है, उसके अंदर एनर्जी होगी। किस टाइप की एनर्जी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो इस वजह से ये वाली हमारे लिए आंसर ये सही होगा, लेकिन ये पूछा था कौन सा गलत स्टेटमेंट रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए। चलिए। हाँ बेटा। सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखाना, क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 3। सर हाँ बेटा, रुको एक मिनट। अरे यार, एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ये जी सर। सर इसमें रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस है नहीं? हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ग्राउंड सर जब इसे ऊपर उठा रहे हैं तो सर ऊपर नहीं उठा रहे हैं, ऊपर ग्राउंड से ऊपर नहीं उठा रहे हैं। ऐसे है ये प्लेन, ये है ऐसे, इस पे ऐसे ले गया हूं मैं, फिर ऐसे ले गया हूं। ओके सर, एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखाइए तो, दूसरा वाला। ये सर जहाँ पे आपने सॉल्व किया है। ये सॉल्व किया हमने। सर यहाँ पे आपने डायरेक्शन क्यों लिया है आई कैप जे कैप लास्ट में? क्यों यहाँ पर dxi कैप? हाँ
ये नहीं भाई, डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर में तो आई कैप जे कैप आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है, आई कैप तो आना चाहिए ना, उसका भी तो वेक्टर का डायरेक्शन तो आना ही चाहिए ना। ओके सर। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, एक स्मॉल रोलर कोस्टर दिया गया हुआ है जो कि इस पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और वो यू स्पीड से चल रहा है, इस ट्रैक पर चलता है, कर्व ट्रैक ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाता है। अब जो फ्रिक्शन और रोलर कोस्टर के बीच में नेग्लिजिबल है फ्रिक्शन, और वो हमेशा कांटेक्ट में रहता है। तो आपको बताना है रोलर कोस्टर की स्पीड जब वो डी पॉइंट पर पहुंचेगा। ए पॉइंट पर उसकी हाइट 2h है, डी पॉइंट पर आपको बताना है। कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें लगाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। कहाँ गया, इसमें हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर ये ऐसे ए पॉइंट पर है और फिर ऐसे पहुंचते हैं यहाँ डी पॉइंट पर पहुंच रहा है, ए पॉइंट पर इसके पास कोई वेलोसिटी थी यू, पता नहीं किस डायरेक्शन में थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो कितनी हाइट पर था ग्राउंड से वो था 2h हाइट पे। तो जब वो ग्राउंड से 2h हाइट पर था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, ये आपको बोला जा रहा है। कब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। यस सर। हाँ यस और सर। हाँ, और साथ ही साथ इसमें ये भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो भी लगा सकते हो। और जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसकी पता नहीं क्या वेलोसिटी होगी, मुझे नहीं पता, वेलोसिटी मान लेता हूँ v। तब उस टाइम पर, ठीक है, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ हाफ m v स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। अच्छा बेटा, अब जब वो मोशन कर रहा है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज हाउ मच, mg। एम आई करेक्ट? वो यहाँ पर था, फाइनल यहाँ पर था, तो शुरू से लेकर के लास्ट पॉइंट तक को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, इनिशियल फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। बात सही है? यस यस सर। पढ़ाया वैसे ही सर। अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मुझे ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में मेरे काम का नहीं है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के अलोंग हो, फोर्स के लाइन में हो। तो अगर ये बात करूं तो ये वो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के अलोंग है, फोर्स की लाइन में है, mg की लाइन में। और ये यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट मुझे ऑलरेडी पता है, कितनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, 2h। अच्छा बेटा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल हो। कितना फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पर, mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो अलोंग है फोर्स के वो कितना है, 2h। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2mg। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सारे वर्क डन का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्क डन की वैल्यू रख देते हैं। वर्क डन अभी हमने निकाला कितना है, 2mgh, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ m कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मिलेगा, और इधर 2mgh। बेटा यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 4gh बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर को उधर भेज देंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 4gh। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 4gh। यही पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था कि स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर डी पॉइंट पर क्या होगा। तो डी पॉइंट पर आपने स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर निकाल लिया, एंड दैट इज वो अंडर रूट 4। आप इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते थे कि चूंकि ये इस पे जो वर्क डन जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स अब कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पता चला कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो शुरू में और वो बाद में या बीच में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है, चेंज होती नहीं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली प्लस
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वन, ऐसे भी कर सकते हो। जब ये ग्राउंड से यहाँ पर था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ग्राउंड से कितनी हाइट पर था, 2h हाइट पर था, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है mgh की मदद से। लेकिन m तो ठीक है, g तो ठीक है, हाइट कितनी है, 2h है। करेक्ट है बात? यस सर। तो इसकी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी mg2h हो गई। अच्छा, जब वो यहाँ पर था तो उसकी कोई वेलोसिटी थी, हाँ u वेलोसिटी थी, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv। अच्छा, जब ये ग्राउंड पर यहाँ पर पहुंचेगा तब ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है बेटा, तब तो ग्राउंड से 0 हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4mgh प्लस mv² अपॉन क्या है ये, v² की जगह सर जी सर यू होगा ना वहाँ पे, तो हाँ यहाँ u होगा, वेरी गुड, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है शाबाश। और यहाँ पे क्या होगा, हाफ mv² हो जाएगा। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक काम करते हैं m कॉमन ले लेते हैं, तो 4gh प्लस u², और ये क्या हो जाएगा mv², m से m कैंसिल हो जाएगा, v क्या हो जाएगा अंडर रूट u² प्लस 4g। तो चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, चाहे आप क्या लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लग जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम तभी लगेगा जब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो, तभी ये लग सकता है, तभी उसकी हम बात करेंगे, अदरवाइज उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया F1 F2 F3 3 फोर्सेस दिए गए हैं जो बॉडी पर लगाए जा रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस इंटरवल के लिए, यानी कि यहाँ से 5 तक की डिस्टेंस में F1 फोर्स लगा, 5 से 10 तक की डिस्टेंस में F2 फोर्स लगा, और 10 से 15 की डिस्टेंस में F3 फोर्स लगा है। तो शोज काइनेटिक एनर्जी, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया गया है बॉक्स की, कि यहाँ से यहाँ तक में क्या काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे चेंज हुई। आपको रिलेशन बिठाना है, बताना है इन तीनों फोर्सेस के बारे में, इन तीनों फोर्सेस के बीच में। तो आपको बता रखा है मैंने कि अगर आपको दे रखा हो, एक मिनट बेटा, चलो, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दे रखा है क्या, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो फोर्स हो जाएगा वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो जाएगा, वर्क बोल लो चाहे एनर्जी बोल लो, फॉर टाइम भी ये दोनों सेम ही चीज है। तो जो d/dx होगा वो आपको क्या देगा, फोर्स, और d/dx देने का मतलब क्या होगा, किसी ग्राफ में d/dx कौन सी क्वांटिटी देता है, वो कहलाता है उसका क्या, स्लोप कहलाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। इसकी y वाली क्वांटिटी और x वाली क्वांटिटी का रेशियो, y वाली क्वांटिटी और x वाली क्वांटिटी का रेशियो क्या देता है बेटा, स्लोप ऑफ द ग्राफ देता है। नई बात समझ में क्या तुम लोग को आ गई सर, ये तो पढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, तुम लोग निकालो, क्योंकि मैं इसको जूम आउट नहीं कर सकता हूँ। 0 से 5 तक में ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट कितना है, वाई पॉइंट कितना है इसका, 20 और यहाँ पर इनिशियल में वाई पॉइंट कितना था, 0 तो 20 माइनस 0 अपॉन x, यहाँ पर x पॉइंट कितना है 5 और यहाँ पर x कितना है 0 0, तो 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 कितना हो गया, फोर्स 4 न्यूटन, तो स्लोप आ गया 4। और आपको पता है कि एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का अगर आप स्लोप निकालोगे तो फोर्स देगा, तो पहले F1 आपका निकल गया कितना, 4 न्यूटन। अब यहाँ पे आ जाओ, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो। अच्छा, ये इसका y क्वांटिटी कितना है, y पॉइंट 30 ये 20 कितना हो जाएगा, से 10 अब इसका x बताओ कितना है 10 और इसका x कितना है 5, सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 5 तो y का सब्ट्रैक्शन 5 है और x का सब्ट्रैक्शन 2 न्यूटन, 5 का सब्ट्रैक्शन 10 और इसका, तो पहला वाला फोर्स हमारा कितना आया था 4 न्यूटन, दूसरा वाला फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन, करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका y क्वांटिटी कितना है यहाँ पर
30 यहाँ लास्ट ये y क्वांटिटी कितनी है 0 30 माइनस 0। इसका x क्वांटिटी कितना है बेटा 15 हाँ हाँ हाँ, 10 यहाँ 10 और यहाँ पर x क्वांटिटी कितनी है 15 15 माइनस 15 कितना हो गया -5। -5 ऊपर कितना है 30 माइनस 0, नीचे है -5, तो 30 अपॉन -6 न्यूटन -6 -4 4 कैसे आ जाएगा -6 होगा ना, ठीक। हाँ, तो अभी आपने बताया -6। हाँ तो माइनस से, लेकिन हमको माइनस से मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने मॉड लगा दिया है, मॉड्यूलस लगा दिया है, सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो हमें पता चला कि पहला फोर्स हमारा कितना आ रहा था, F1 कितना आया 4 न्यूटन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से F2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था हमारा 2 न्यूटन आया था, और उसी तरीके से F3 का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ हमको 6 न्यूटन आया है। तो इनमें रिलेशन कौन सा भैया, पहला रिलेशन तो गलत हो ही गया, दूसरे में बोला F1 सबसे बड़ा है, गलत। तीसरे में बोल रहा है F2 सबसे छोटा है, ठीक। फिर उसके बाद F1 आता है, ठीक, और F3 सबसे बड़ा है, ठीक। यही वो रिलेशन है जिसमें बोल रहा है F2 सबसे छोटा कितना है F2 2 न्यूटन का, फिर F1 उससे बड़ा कितना है 4 न्यूटन का, ये 2 न्यूटन का है, फिर ये 4 न्यूटन, F3 कितने का है बेटा 6 न्यूटन। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में क्या? आगे सर आगे अच्छा जी, एक ट्रेन है जिसका मास दे रखा है कि ट्रेन का जो मास है वो 2 × 10⁵ किलोग्राम है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड। अब द प्लेन कितने एंगल पर, साइन इनवर्स 1/50 एंगल, ओह साइन इनवर्स 1/50 एंगल पर वो ट्रेन चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है, और उसका जो इंजन है वो पावर दे रहा है 8 × 10⁵। आपको रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ट्रेन बताना है। आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ट्रेन। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? यस सर चलो अब हम अब हम कोशिश करेंगे इसको कैलकुलेट करने की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भैया एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल बड़ा अजीब सा दे रखा है, लेकिन ये बहुत आसान करता है आपके लिए चीजें, साइन इनवर्स 1/50। और एक ट्रेन है जिसका मास 2 × 10⁵ kg है, और ये जो ट्रेन चल रही है ऊपर वो 20 की स्पीड से चल रही है, और पावर जो जनरेट हो रहा है 8 × 10⁵ जनरेट हो रहा है। वो ट्रेन जो चल रही है बेटा 20 की स्पीड से चल रही है, और जो पावर जनरेट कर रही है वो 8 × 10⁵ जनरेट कर रही है। अच्छा जी ठीक है, हमको पता है पावर बताया था सर ने, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ से जो फोर्स आएगा वो इस बॉडी पर नेट फोर्स आएगा, ठीक है। जो फोर्स आएगा कौन सा फोर्स, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है कि ग्राउंड का रेजिस्टेंस लग रहा है, पता है, हमने मान लिया कि हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है, जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है, जो भी अपोज कर रहा है इसके मोशन को, उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर हवा का मान लो रेजिस्टेंस, चाहे ग्राउंड का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कोई भी एक मान। अच्छा, पावर कितना दे रखा है 8 × 10⁵। एफनेट हम निकालेंगे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है कितनी 20। तो यहाँ से हमारा एफनेट कितना निकल करके आ जाएगा 4 × 10⁴ आ जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। कैंसिल 10⁴ और 4 × 10⁴ आ जाएगा। अच्छा, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की हम बात कर लेते हैं बेटा, कि इस ऑब्जेक्ट पर हमें एक रेजिस्टेंस फोर्स होगा। अब चाहे हवा का रेजिस्टेंस फोर्स हो, मुझे नहीं पता, चाहे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स हो, मुझे नहीं पता, बस रेजिस्टेंस है। एक बॉडी का खुद का भी तो वेट होगा mg, लेकिन ये mg मेरे काम का नहीं है, ये mg नहीं काम का है। मुझे डिस्प्लेसमेंट वाला फोर्स चाहिए, वो फोर्स जो वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है, ये फोर्स का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। कितना हो जाएगा ये कंपोनेंट? mg cos थीटा। कॉस आता है इधर, इधर कहाँ कॉस आता है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमको पता है कि नेट फोर्स आ गया है, सारे फोर्स, और कोई फोर्स मुझे नहीं दिख रहा है, यही दो फोर्स, एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है और एक बॉडी का खुद का वेट लग रहा है। और एफ नेट क्या होता है, इंडिविजुअल फोर्सेस का एडिशन। तो एक फोर्स आर लग रहा है और दूसरा फोर्स mg sin थीटा लग रहा है। दोनों क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों एड अप होंगे। अगर एक डाउनवर्ड होता एक अपवर्ड होता तब हम कहते कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन चूंकि ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउन डायरेक्शन में टोटल फोर्स दोनों का एडिशन हो जाए, और कोई फोर्स लग नहीं है। और सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ नेट। आर मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये mg नहीं बेटा, mg sin थीटा है, mg sin थीटा। अच्छा, m
कितना है हमारे पास 2 × 10⁵ जी। इन्होंने बोला था, स्पेशली बोला था शायद मुझे कि भैया जी आप लेना ना, तो एक काम करना, जी की वैल्यू 9.8 ले लेना। हमने कहा ठीक है चलो भाई, जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे। साइन थीटा, साइन को साइन लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/50। बात समझ में आई? थीटा की जगह क्या लिखना है तो बेटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल काटना मत, ऐसे पेन से काटना मत, नेक्स्ट स्टेप में उसको गायब कर देना, लेकिन काटना मत। और इधर क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। चलो जी ठीक है, आर प्लस 2 × 9.8 करेंगे तो 19.6 × 10⁵ को लिख सकता हूँ 100 × 10⁵, और यहाँ पे 1/50 ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10⁵ को? यस सर। तो भाई 50 से 100 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा r प्लस 19 × 38, और ये 0.6 का 1.2 जुड़ जाएगा, 39.2 हो जाएगा। एड अप होकर के क्या हो गया, ये 39.2 × 10⁵, और इधर राइट साइड में क्या बचा रह जाएगा, एफ नेट बचा रह जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा जी ठीक है, तो r प्लस 39.2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू एफ नेट। एफ नेट कितना आ रहा था, एफ नेट आ रहा था 4 × 10⁴, 4 × 10⁴। अच्छा इसको उधर भेज देंगे, r इज इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4 माइनस 39.2 3 बार लगेगा तो 392 और 1020, तो 40,000 में से 39,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 800। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा बेटा, 800 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 800 न्यूटन। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। कोई डाउट पूछो। अब इस ग्राफ इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पुश किया जा रहा है। अच्छा उसको काइनेटिक एनर्जी अगर के दी जाती है तो वो पहुंचता है सी। अगर हम उसको क्या काइनेटिक एनर्जी दे दें पॉइंट ए पर कि वो पहुंच जाए पॉइंट ई पर, तब आपको बताना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी दें जिसकी वजह से वो पॉइंट ई पर पहुंच करके रुके। अच्छा ए बी बी सी सी डी डी बराबर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा है कि हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैं बात करूं, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, इस पर लगने वाला एक ही फोर्स होगा एंड दैट इज mg होगा, जिसका इस फोर्स का एक ही फोर्स होगा, हालांकि फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन चलो तब भी बता दें, ये थीटा है और ये 4 हिस्सों में बट रखा है भाई, 4 हिस्सों में, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अगर मैं उसको के काइनेटिक एनर्जी देता हूं तो के की वजह से वो जाता है और सी पर पहुंच करके रुक जाता है। करेक्ट है बात? यस सर। अच्छा इस मोशन में इसका यहां से यहां तक का पार्ट ए से बी तक की जो लेंथ है, अगर मैं x मान ले रहा हूं तो b से c तक भी बोला उन्होंने x है, c से d तक भी बोला उन्होंने x है, d से e तक भी बोला उन्होंने x है। अच्छा जी, इस मोशन में मैं लगाऊंगा काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सारे वर्क डन का एडिशन जो होगा बेटा, सारे वर्क डन का एडिशन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा इस पर एक ही फोर्स तो लग रहा है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ए से सी तक हो रहा है, ए से सी तक हो रहा है। कितना हो रहा है? अगर ये x है, ये x है, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 2x। और फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स इसका ऐसे mg लग रहा है, लेकिन ये फोर्स मेरे काम का नहीं है, मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो एक फोर्स का कंपोनेंट ये होगा, एक फोर्स का कंपोनेंट ये होगा, ये परपेंडिकुलर वाला मेरे काम का नहीं है। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? mg sin थीटा। थीटा हमको पता है, हमको थीटा पता है, mg sin 45। ठीक है जी, mg sin 45। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है भैया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स कितना है? mg sin 45 की वैल्यू 1/√2, mg sin 45 की वैल्यू 1/√2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2x है।
और कोई फोर्स, मुझे और कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, जब ये यहां पर पहुंचेगा बेटा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब सी पॉइंट पर पहुंच करके रुकेगा, क्वेश्चन में बोला था ना हाफ mv स्क्वायर। सर जी बेटा सी पॉइंट पर पहुंचकर रुक गया है, सर क्वेश्चन में जीरो। सर जीरो जीरो। तो भैया वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, अरे mg1/√2, ठीक है, और हमको पता है फाइनल जी तो फाइनल कितनी है 0। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे अप साइड डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ऐसे डाउन साइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव कैंसिल हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन लोगों ने दी थी के, तो वो मैंने लिख दिया, तो mg/√2 लग गया, के आ गया। अब अगर मैं सेम चीज करूंगा, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको मैं मान लेता हूं कि के डैश एनर्जी दे रहा हूं, जिसकी वजह से वो ये x, ये वाला भी x, ये वाला भी x और ये वाला भी x, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करके टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 4x। और फोर्स कितना लग रहा था, ये कंपोनेंट फोर्स का mg sin 45। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा कि सारे वर्क डन का जो एडिशन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एक ही वर्क डन है, एक ही फोर्स है, तो एक ही वर्क डन है, एंड दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mg sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा और यहाँ पे बेटा मैं तो डिस्प्लेसमेंट लिखना भूल ही गया, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना था 2x, हाँ 2x तक, ये मिट गया, लिखा बोला नहीं मिट गया अभी मिस्टेकनली। अच्छा जी, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना हो रहा है 4x, नीचे वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब जब ये बेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर पहुंच करके क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब अगर ये स्टॉप होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल वाली, जीरो। होता है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब फाइनल काइनेटिक तो आपने बता दिया, वहां पहुंच के 0 हो जाएगा, इनिशियल मैंने मारा है काइनेटिक के डैश। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो के डैश की वैल्यू आ गई 4mgx/√2, और के की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ से 2mgx/√2, के की वैल्यू थी 2mgx/√2। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानो और रेशियो ले लो, रेशियो लेंगे तो के डैश अपॉन के इज इक्वल्स टू 4mgx/√2, और ये आ जाएगा डिवीजन में। जब ये डिवीजन में आ जाएगा तो पलट के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2.2mgx। √2 से √2 कैंसिल, mgx से mgx कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो k डैश अपॉन के आ गया किसके 2 के इक्वल। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के कितना टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। ओके, बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। नई वाली काइनेटिक एनर्जी आपकी पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम्स हो जाएगी। एक सेकंड दीजिए आप मुझे। ओके फाइन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, सब करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले आसान क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहा है। अच्छा जी, अब बोला गया है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक फोर्स लग रहा है बॉडी m पर जो कि -k/x² i कैप। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। The kinetic energy dependence on the particle on distance from origin is given by। क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है
और वो पार्टिकल, और क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं रोक रहा हूँ, हालांकि कराने को तो करा दूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 भी अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि इसको समझाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रोक रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ कि भैया एक फोर्स है वो लग रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है, और माइनस के बाई एक्स स्क्वायर आई कैप, कुछ इस तरीके से वो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। और जब ये फोर्स जब लग रहा था तो उस टाइम पार्टिकल जो था वो उसकी पोजीशन या उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी थी, ए थी। तो जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है पार्टिकल पर, वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है? बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है कि कोई पार्टिकल है और वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, होगा कोई एक डिस्टेंस पर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है माइनस के बाई, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस, फोर्स जो लग रहा है वो माइनस के बाई एक्स स्क्वायर आई कैप लग रहा है, माइनस के बाई एक्स स्क्वायर आई कैप लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से मोशन करेगा, अब जब वो मोशन करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी होगी कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कौन सा इक्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ये आपको बताना होगा, कौन सा इक्वेशन होगा जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करे। देखने में बड़ा हैवी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। फोर्स की वैल्यू दे रखा है भैया माइनस के बाई एक्स स्क्वायर आई कैप। अच्छा जी, अच्छा फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन, कैपिटल ए लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन को जानबूझ के, ताकि यहाँ वाले स्मॉल ए से कंफ्यूज ना हो। अच्छा, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, तो जो एक्सीलरेशन हो जाएगा बॉडी का माइनस के बाई एक्स स्क्वायर एम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, अच्छा जी, एक्सेलरेशन की बात करूं मैं तो मुझे ये एक्सेलरेशन का रिलेशन निकल गया, और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो यानी कि वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है v dv बाई dx, ये बताया है आपको लोगों को, याद है? v dv बाई dx याद है कि नहीं है? बताऊं मैं कैसे आता है भाई? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, करेक्ट। आप एक काम करो, ऊपर भी dx से और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ा सा अरेंज कर लो। अबे भाई, थोड़ा सा ऊपर भी dx से नीचे भी dx से और मल्टीप्लाई, ये जो dx अपॉन dt, ऊपर dx नीचे dt, ये इसको एक साथ लिख लो, और ये वाला ऊपर वाला dv और ये नीचे वाला dx ऐसे लिख लो। dx अपॉन dt क्या बन जाएगा? dv वेलोसिटी, वेलोसिटी, ऊपर नीचे, ऊपर dv नीचे dx। तो एक ये रिलेशन भी आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये चीज, ठीक है, v dv बाई dx है। अच्छा जी, तो मैं dx को उधर भेज दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ, और v dv को इधर ही रहने देता हूँ। अच्छा जी, क्या है भैया? v dv इधर ही है, माइनस के बाई एक्स स्क्वायर m, और ये dx, यानी कि जो भी वेरिएबल है वो अपने एक जगह पे आ गए, और जो भी मतलब वेरिएबल अपने रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल के साथ एक साथ आ गए, v dv के साथ आ गया और x वाला टर्म dx के साथ आ गया, माइनस के बाई एक्स स्क्वायर m। अच्छा जी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें तो शुरू में तो बॉडी कहाँ, किस पोजीशन पर थी, उसकी पोजीशन क्या थी? क्वेश्चन में दिया था क्या उसकी पोजीशन? बॉडी की पोजीशन 0 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ओरिजिन ए लिखा हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, पढ़ो ध्यान से। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ओरिजिन, शुरू में वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर था, तो शुरू में उसकी डिस्टेंस ए थी, बाद में पता नहीं कहाँ है डिस्टेंस, में मान लेता हूँ एक्स, और जब स्टार्ट किया जर्नी तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी शुरू में, जब हमने 0, अब बाद में कहाँ पहुंच गई नहीं पता मुझे, मैं बोल देता हूँ कि कितनी पहुंच गई v। अच्छा, v dv, v का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2। अच्छा, मैं शायद कभी कभी डिफरेंशिएशन बोल देता हूँ, तभी तुम लोग मुझे इस टाइम गलत बता रहे होगे। ठीक ठीक ठीक, नहीं मेरे मुझसे निकल जाता है, इंटीग्रेशन है ये, आप समझ में। अच्छा भाई, तो 0 से लेके v तक लिमिट भैया, माइनस के और m एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस के अपॉन m, नीचे x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा x टू द पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। बात सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. ऊपर नीचे इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन x। अच्छा जी, अच्छा इसको डालूंगा तो v स्क्वायर माइनस 0, तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा सीधे सीधे, और ये माइनस के बाई m, x टू द पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x raised to power minus 1 minus 1
-1 अपॉन x हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, और नीचे क्या हो जाएगा? -1। x टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/x, और ये नीचे -1 लगा हुआ है, इसलिए -1 अपॉन x हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इंटीग्रेशन Yes, ये sir. माइनस, हाँ ये माइनस माइनस ओपन होगा, ब्रैकेट प्लस में हो जाएगा, तो k/m, और ये 1/x कहाँ से कहाँ तक? शुरू में a था, बाद में पता नहीं कहाँ x पर है, और ये v²/2 हो गया। अच्छा v²/2 हो गया। अब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा k/m, अपर लिमिट रखूंगा तो 1/x माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो -1/a। क्लियर है? Yes. अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mv²/2 हो जाएगा, इधर m से मल्टीप्लाई करूंगा तो mk/m, और ये एलसीएम ले लूंगा तो a - x/ax हो जाएगा। ऊपर से m, नीचे से m कैंसिल हो जाएगा। mv²/2 क्या होता है? अब यहाँ से तुम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते काइनेटिक हैं। काइनेटिक एनर्जी Kinetic energy. Kinetic energy. हाँ बेटा ठीक, यहाँ से तुम ना वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते थे और फिर करते। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? यहाँ से v निकालो, रूट में आएगा, फिर उधर हाफ mv² में फिर से स्क्वायर, डायरेक्ट m से मल्टीप्लाई कर दो। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे क्या बचा? k बचा। यहाँ पे क्या बचा? a - x अपॉन a बचा, ax बचा। ये वो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्प्लेसमेंट x पर डिपेंड कर रहा है। k क्या था? k a, मैंने ब्रैकेट है यहाँ पे, k - x अपॉन ax, k - x अपॉन ax। सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, k - x अपॉन ax। हाँ बेटा, यहाँ पे k कांस्टेंट है क्या? हाँ k कांस्टेंट है। सर मतलब क्वेश्चन में दिया था। हाँ क्वेश्चन में दिया है ना, देखो ना तुम लोग, क्वेश्चन में दिया है ना। माइनस देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? यस सर। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -k/x²। तो ऐसे टेंशन देने के लिए दिया जाता है, और तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है सब चीजों पर, आसानी। इसको बहुत बड़ी बात नहीं थी, इक्वेशन खेलना था, इक्वेशन खेल गए हम, इक्वेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खेल गए, बस हो गया। जो रिलेशन पूछ रहे थे वो आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी थी इन लोगों ने। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि एक एथलीट, इस क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन की बात करें कि एथलीट जो है ओलंपिक गेम्स में कवर करता है डिस्टेंस 100 मीटर का, और जो 100 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर का वो 10 सेकंड में कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने में हो सकती है? तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इसमें ये था कि काइनेटिक एनर्जी आपको एस्टिमेट करनी है अगर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक से ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको अंदाजा लगाना था, आपको निकालना था वैल्यू, अंदाजा लगाना था कि किस हिसाब से बॉडी का मास हो सकता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से हो सकती है। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी जो है डिस्टेंस कवर कर रही है 100 मीटर, और 100 मीटर कितने 100 मीटर कवर कर रही है कितने टाइम में भैया? 10 सेकंड में कवर। हाँ ठीक है भैया। अच्छा, अगर 100 मीटर 10 सेकंड में कवर कर रहा है तो एवरेज स्पीड जो बॉडी की हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि स्पीड जो एवरेज स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे कोई बहुत एक्सेलरेशन नहीं लगाना है, यहाँ पे एस्टिमेशन की बात कर रही है, तो सिंपल हम यूनिफॉर्म मोशन मानते हुए इस क्वेश्चन। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m, एक इंसान का मास 60 से 100 किलो के बीच होता है, तो कुछ आप रख दो 80 रख दो, और v² कर दो कितना भैया? 100। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4000 जूल के अराउंड इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू है जो इसके आसपास जो है भटक रही है? आपका कौन सा है उसकी जो 4000 के आसपास भटक रही है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे 2000 से 5000। ठीक है, इंसान का मास कितना होगा भाई? 60 किलो का होगा। ठीक है, कोई अगर लड़की होगी तो वेट कम होगा, कोई लड़का होगा वेट ज्यादा होगा। 60, 50, 100 इसी के आसपास रहता है इंसान। 100, 120 ले लो, बहुत ज्यादा। तो उसी के रेंज में यही एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो समझ में आ रहा है कि सही आपको देगा। बाकी ये 20,000 जूल बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू है, 200 बहुत कम है। ये तो समझ लो छोटा सा कोई रैबिट होगा तो उसके बारे में हो जाएगा। 2 × 10⁵ भी बात करें तो वो भी आपका ज्यादा हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 2 लाख जूल। तो ये कोई वैल्यू बात सही नहीं लग रही है हमको। तो
एक ही ऐसी वैल्यू है जिसमें W1 बटा मूविंग फ्रॉम ए थ्री डिफरेंट पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा। एक ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी जो है तीन रास्ते से होते हुए जा रही है। एक रास्ता है यहाँ से ऐसे ऊपर जाके राइट चली गई, एक रास्ता है ए से भी डायरेक्ट चली गई, और तीसरा रास्ता ऐसे कर बना गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है? पोजीशन वो किसी भी पोजीशन किसी भी पाथ को अपनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले केस में भी बात करूं मैं पहले केस में भी बात करूं मैं कि इस केस में भी बात करूं, फर्स्ट वाले केस में तो शुरू में ए था लास्ट में बी था, दूसरे केस में बात करूं शुरू में ए था लास्ट में बी था, तीसरे केस में बात करूं शुरू में ए था लास्ट में बी था। तो खास लेना देना है नहीं, कोई भी पाथ अपनाए, इनिशियल पोजीशन तीनों केस में सेम, फाइनल पोजीशन तीनों केस में सेम, इस वजह से तीनों केस में वर्क डन क्या होना चाहिए? सेम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया गया। हर फोर्स में नहीं काम लगेगा। आ रही है बात समझ में? यस यस सर। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया हुआ है। एक दो क्वेश्चन हम और कराएंगे, दैट विल बी टुडे। फाइन, एक सेकंड दे दो मुझे जरा। अच्छा जी, क्या बोला गया है? अब आपको बोला गया है कि भाई ऐसा है कि आपको कंसीडर करना है कि दो स्टेटमेंट, एक लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। एक पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और जीरो, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जीरो है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि अगर ए होगा, ए डज नॉट इंप्लॉय बी। अगर ए सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी सही है, एंड बी डज नॉट इंप्लॉय ए। और अगर बी सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी सही है। ठीक है बेटा। दूसरा है ए इंप्लाइज बी। बात समझ गया ना? इंप्लाइज का क्या कहना है मतलब है कि अगर ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब बी बात भी सही है, और अगर बी बात कही जा रही है तो इसका मतलब ए बात भी सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ए का अगर सही है तो इसका मतलब बी सही है, लेकिन बी सही है तो इसका कोई जरूरी मतलब नहीं है कि ए सही है। बी डज नॉट इंप्लाई बी। बी का सही होना, बी डज नॉट इंप्लाई ए, बी का सही होना ये बात को नहीं बोलता है कि वो ए भी एकदम सही बात है। कहने का मतलब है कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जीरो है, तो इसका 100% श्योर मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, या 100% श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। या उसी तरीके से दूसरी बात करूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की जीरो है, अगर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की जीरो है, तो इसका मतलब 100% ये है कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी जीरो है। और दूसरी बात ये हो गई कि इसका कोई 100% मतलब नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है, ये बात कही जा रही। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और अगर स्टेटमेंट ए कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम क्या है बेटा? जीरो। सिस्टम का जो मोमेंटम है पी सिस्टम जो जीरो है, अगर सिस्टम का मोमेंटम जीरो है बेटा, तो इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। इस बात की हम तहकीक करते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सिस्टम का मोमेंटम जीरो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो दोनों का मोमेंटम पी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों का जीरो है, ये भी जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो है। अब इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन इसमें एक और मामला आता है। इसमें एक और मामला ये आता है कि ये दो सिस्टम है, एक का मास 2 किलोग्राम है जो कि लेफ्ट में जा रहा है 3 के स्पीड से, और एक का मास 3 किलोग्राम है जो कि राइट में जा रहा है 2 की स्पीड से। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन किस साइड में? राइट साइड डायरेक्शन में है मोमेंटम कि लेफ्ट डायरेक्शन में है मोमेंटम? तो पॉजिटिव कि नेगेटिव ले लूं? नेगेटिव। इसका मोमेंटम -6 आप लोगों ने बता दिया, जिसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। इसका मोमेंटम -6। इसका मोमेंटम बताओ कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हाँ, तो दोनों का मिला करके मोमेंटम अगर मैं बात करूं बेटा,
पूरे Zero. सिस्टम का दोनों मिला के मोमेंटम कितना है? जीरो। Zero. अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं बेटा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? हाफ मास कितना है? 2, वेलोसिटी कितनी है? -3 है ना, Correct. अपोजिट डायरेक्शन में है ना। So 9 minus -3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क Nine. पड़ने वाला नहीं नहीं होगा। 2 से 2 कैंसिल होकर के 9 जूल हो गया। 9. यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ मास कितना है? 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा बेटा? 6. 6। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की अगर मैं निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? ये 9 जूल है, 6 जूल है, एड अप होकर के कितना हो गया? 15 जूल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी तभी 0 हो सकती है जब इसकी भी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो, और इसकी भी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। कोई और ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, चाहे इधर वेलोसिटी मिल जाए, चाहे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है 0 नहीं। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? यस सर। तो अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होना है तो इसकी भी वेलोसिटी 0 होना है, इसकी भी वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी भी वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए भैया? 0। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0। तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 0. तो और कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं जिसमें बॉडी की वेलोसिटी हो भी, किसी एक बॉडी की भी अगर वेलोसिटी हो और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं, वो उसको स्क्वायर करके पॉजिटिव कर ही देगा। तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी मौजूद भी हो और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 भी नहीं। यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरे सिस्टम की काइनेटिक। अच्छा, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इस बॉडी का? ए बॉडी का 0। और इस बी बॉडी का, इसकी भी वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0. पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? इसका भी 0, इसका भी 0, एड अप होकर। तो हाँ, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये इंप्लाई करता है कि पूरे सिस्टम की मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 है। 0. और अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो ये इंप्लाई नहीं करता कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 है। बात समझ में आई क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ। Yes sir. तो अब आप देखोगे कि आपने ऑप्शन नंबर की ए डज नॉट इम्प्लाई बी, यानी कि अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी, ए डज नॉट इम्प्लाई, ये बात नहीं बताता है, डज नॉट इम्प्लाई कि काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की 0। लेकिन बी इम्प्लाई करता है कि अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका 110% श्योर मतलब है कि भैया पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। सेकंड हाफ उधर, और फिर आपको लेक्चर का वीडियो आप तो देख लेना, या तो मांग लेना, या तो मैं तो पीडीएफ भेज ही देता हूँ। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।